एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स के इस चैनल पर आज हम पढ़ेंगे जनवरी से मार्च महीने के बेस्ट 90 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। अगर आप कोई भी पेपर हरियाणा से संबंधित देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएं, ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी दिल्ली के मुख्य संपादक कौन थे? तो ये थे अश्विनी कुमार चोपड़ा जी, जो कि करनाल से पूर्व सांसद थे। इनका निधन हो गया, तो इनका भी निधन हो गया है। और वर्तमान में अगर आ जाए कि वर्तमान में करनाल से सांसद कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? संजय भाटिया। तो संजय भाटिया जी बीजेपी पार्टी से ही हैं और अश्विनी कुमार चोपड़ा जी बीजेपी पार्टी से ही सांसद थे 2014 से लेकर के 2019 तक। हालांकि इन्होंने 2019 में जब चुनाव हुए थे उसमें प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद संजय भाटिया जी को टिकट दी गई और ये यहाँ से जीत गए थे। पेपर में आ जाए कि लोकसभा सीटों में सबसे अधिक मतों से कौन सी सीट पर विजय हुई, तो करनाल सीट पर, जहाँ पर संजय भाटिया जी विजय रहे। आगे देखते हैं शमशेर सिंह सुरजेवाला जी। क्या देखते हैं? शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, तो इनके जो बेटे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कैथल से पूर्व विधायक हैं, तो वर्तमान में ये कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। कौन? रणदीप सिंह सुरजेवाला। और इनके पिताजी का नाम था शमशेर सिंह सुरजेवाला। इनका देहांत हो गया है। इनके बारे में बात करते हैं हम, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के बारे में। तो ये 4 बार तो मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। इनका जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग कैथल लगाए आएंगे, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला का विधानसभा क्षेत्र कैथल है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? नरवाड़ा, जो कहाँ है? जींद में। ये इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। आगे देखते हैं। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जी का निधन हो गया। किनका हो गया? हंसराज भारद्वाज जी का। तो ये हरियाणा कौन से जिले से संबंधित थे? तो रोहतक से। पहला क्वेश्चन जो। और दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि ये 2009 से 2014 तक कहाँ के राज्यपाल थे? तो कर्नाटका के। पेपर में आ जाए कि कर्नाटका से वर्तमान में सीएम कौन है, तो क्या लगा करके आओगे? YD येदियुरप्पा। ठीक है, और ये बीजेपी पार्टी से ही है। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग शेफाली वर्मा जी की। ये खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। कौन सा खेल है इनका? क्रिकेट। ठीक है, इन्होंने बेहद कम उम्र में काफ़ी उच्च कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता आएगा कि ये हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित हैं, तो रोहतक। कहाँ से? रोहतक से। इनका जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 2004 को। यह भारत की ओर से सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो ये पहली खिलाड़ी बनी है पूरे विश्व भर में ही, अगर हम देखें तो सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी है। कौन? शेफाली वर्मा जी। इन्होंने डेब्यू कब किया? तो 24 सितंबर 2019 को। कौन सी टीम के खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आगे देखते हैं। वहीं विश्व कप 2020 में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा जी। तो अभी रिसेंटली 2020 विश्व कप हुआ था, जो कहाँ पर संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो T20 महिला विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और जीता भी कौन? ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप कौन रहा? भारत। तो अभी हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग खोज के संबंधित हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा में हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी मुख्य साक्ष्य मिले। पहला है 5000 वर्ष पुराना 2 किलो वजनी धातु का मोहर रोपित चिन्ह हरियाणा के भट्टू बुहान, जो कि कहाँ है? फतेहाबाद में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ। क्या हुआ? 2 किलो वजनी धातु का मोहर रोपित चिन्ह। आगे देखते हैं। भिवाड़ी के तिकड़ाना गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, जिसमें मिट्टी के बर्तन व आदि अवशेष शामिल हैं। तो क्या है? मिट्टी के
बर्तन। आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव में आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर किन्हें जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2019 के जब हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, उसका आईटी क्षेत्र किसने संभाला, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वार्ड अशोक कुमार मीणा जी ने संभाला था, जहां पर उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसके लिए उन्हें जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे देखते हैं। आगे है, वर्ष 2020 को हरियाणा सरकार ने किस तौर पर मनाने की शुरुआत की है? तो आंसर क्या आ जाएगा? सुशासन दिवस। आगे देखते हैं। आगे है साइना नेहवाल जी। तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा कौन से जिले से संबंधित है? तो हिसार। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 मार्च 1990 को। तो अभी वर्तमान में इन्होंने अपनी बहन चंद्रांशु नेहवाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया है। ठीक है। और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कब किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से? तो 2010 में। आगे देखते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें देने की हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। तो हमारे हरियाणा कलरक का पेपर हुआ था 21 से 23 सितंबर तक। उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन हमने देखे थे जो कि एक्ट यानी कि अधिनियम या पॉलिसी से पूछे गए थे। तो हमने पहले ही इसको बोल्ड कर दिया गया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम हरियाणा में कब लागू हुआ? तो 2009 में। तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर जी। हमने पिछली वीडियो में कंवरपाल गुर्जर जी के पास जो विभाग है हमने उसकी ट्रिक्स करी थी। तो उनमें से अभी इनके पास जो नया विभाग आ गया है वो कला एवं सांस्कृतिक मामले। ठीक है। 2014 से 2019 तक ये क्या रहे हैं? हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ये हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा की है कि पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें देने का अब आगे हरियाणा सरकार काम करेगी। आगे देखते हैं। आगे आ जाते हैं। हम लोग डिज़ाइन के संबंधित बात करेंगे। तो कुरुक्षेत्र डिज़ाइन संस्थान, इसकी स्थापना सन 2018 में हुई थी कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो इसको अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे है अंजलि राज जी। कौन है अंजलि राज? अंजलि राज जी हरियाणा के हिसार से संबंधित है और हिसार के अग्रोहा से। तो इन्हें न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय असेंबली ने इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया था जिसको मान्यता मिल गई है। क्या मिली है? मान्यता मिल गई है। तो कौन है वो? अंजलि राज जी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत का पहला रामायण भवन कहाँ पर खोला जाएगा? अंबाला में। तो हमने कल पिछली वीडियो में बात की थी अंबाला से। तो अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर भारत का पहला रामायण भवन हरियाणा के अंबाला में स्थित है और इसके अंदर रामायण से संबंधित रचनाएं दिखाई जाएंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाणा का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हरियाणा के झज्जर जिले में की गई है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें झज्जर में, यहाँ पर बाडसा में क्या है? कैंसर संस्थान है। क्या है? कैंसर संस्थान। वहीं हम लोग बात करें झज्जर के बारे में, तो झज्जर जो सीट है वो क्या है? आरक्षित है। क्या है? आरक्षित सीट है। ठीक है। और वर्तमान में इसे क्या बनाया गया है? नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। और वहीं बहादुरगढ़ को क्या बना दिया गया है? नगर निगम। आइए आगे देखें। तो राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई? बेंगलुरु में।
इसके अंदर प्रथम स्थान किसे मिला? गीतांशु को। ठीक है, और गीतांशु हरियाणा कौन से जिले से संबंधित है? फरीदाबाद। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चंस मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हरियाणा के करनाल से की है। तो अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत हरियाणा कौन से ज़िले से की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करनाल ज़िले से। और इसकी शुरुआत कब की गई? ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 29 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की पूरी थाली प्रदान की जाएगी। किन्हें? श्रमिकों को। और इसकी दूसरी ब्रांच भी खोल दी गई है पंचकुला में, तीसरी भिवानी में, चौथी फतेहाबाद में और पांचवी मेवात में। आगे देखते हैं। हरियाणा के पर्वतारोही, तो पहला नाम आ जाता है अनीता कुंडू जी का। तो ये काफ़ी चर्चित रहती है और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीपों की चोटी फतेह कर चुकी हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 1 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका की चोटी, कौन सी? दक्षिण अमेरिका की चोटी माउंट अकोंगुआ, क्या? माउंट अकोंगुआ को -50 डिग्री पर फतेह किया। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली करा है ये अभी 1 जनवरी 2020 को। परंतु सबसे छोटी उम्र में माउंट अकोंगुआ की चोटी को फतेह करने वाली महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। तो ये खैर हरियाणा से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि सबसे कम उम्र में किसने फतेह किया, तो आंसर क्या आएगा? काम्या कार्तिकेयन। आगे देखते हैं अनीता कुंडू जी के बारे में ही। तो नेपाल और चीन दोनों ही रास्तों से एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतेह किया है? तो 3 बार फतेह किया है। कितनी बार किया है? 3 बार फतेह किया है। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव से संबंधित है। कहाँ से है? हरियाणा के फरीदपुर गांव, जो कि कहाँ स्थित है? हिसार में। आगे देखते हैं। खुशबू यादव जी। खुशबू यादव जी ने केदारकंठ की चोटी को वर्तमान में फतेह किया है, जो कि संबंधित कहाँ से है? हिसार जिले से। हमारे लिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर HSSC में पेपर में आता है वो ये आता है कि खुशबू यादव जी हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये हिसार से संबंधित है, और दूसरी बात ये है कि ये पर्वतारोही है। आगे देखते हैं। सीकिंग इंटरनेशनल खिलाड़ी, सीकिंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो ये सुदकैन खुर्द जिले से हैं। तो सुदकैन खुर्द जिला कहाँ? सुदकैन खुर्द ये एक गांव है जो कि जिले में पड़ता है, किसमें? फतेहाबाद में। ठीक है, तो इनका नाम है विकास राणा। तो इन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर झंडा फहराया। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई है। मैंने भारत की पहली महिला इसीलिए लिखा है क्योंकि जब ये नीचे उतर रही थी तो ये नीचे सीकिंग करते हुए उतरी थी। कैसे करते हुए? सीकिंग करते हुए। तो ऐसा करने वाली ये क्या बनी है? भारत की पहली महिला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। आगे देखते हैं। हाल ही में इन्होंने विंटर गेम्स में 5 व 10 किलोमीटर सीकिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 5 व 10 किलोमीटर सीकिंग प्रतियोगिता में। ठीक है, इन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका की किलीमंजारो चोटी को भी फतेह किया था। आगे देखते हैं रोहताश खिलेरी के बारे में। तो रोहताश खिलेरी हरियाणा के मालापुर गांव, जो कि कहाँ स्थित है? हिसार जिले में। इन्होंने सर्दी व गर्मी, मैंने बोल्ड इसीलिए किया है क्योंकि सर्दी व गर्मी में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो याद रखिएगा, रोहताश खिलेरी जी सर्दी व गर्मी में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, जो कि कहाँ है, करनाल में। कहाँ है, करनाल में। तो यहाँ पर 37वां राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, 13 से 15 मार्च तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रदर्शनी में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला, तो दूसरा स्थान। और प्रथम पर कौन रहा, पंजाब। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था पहले पार्ट में कि जो 37वीं अखिल भारतीय पुलिस समूह प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर हरियाणा पुलिस कौन से स्थान पर रही थी, तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, और यहाँ पर भी हरियाणा कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान। आगे देखिए, हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है, तो पशु संजीवनी सेवा। और इसके तहत मोबाइल डिस्पेंसरी भी शुरू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पशु संजीवनी सेवा। अक्सर पेपर में भी पूछा जाता है, क्योंकि रिसेंटली इसे बिजली बोर्ड के एग्ज़ाम लाइनमैन में पूछा गया था। किस में, लाइनमैन के पेपर में। आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने आगामी वर्ष 2021 के लिए कितने लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2021 तक। तो जो प्रश्न बनते हैं, जो कि हरियाणा सरकार जो लक्ष्य रखती है, उसे काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से याद करिएगा, एक नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको आसानी से याद रहे। आगे देखते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ICC यानी कि ICCC का उद्घाटन किसने किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि वर्तमान में हरियाणा के क्या है, बीजेपी की CM। ठीक है, और ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि 29 फरवरी को अभी पेपर हुआ था LDC का, जो कि बिजली बोर्ड से संबंधित है। और आप क्या मानोगे कि इसी में से कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, और कुल 90 क्वेश्चन का पेपर था। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कि हरियाणा में जो ICC की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो आप याद कैसे करना, क्योंकि वो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कमांड करेंगे, और कमांड के बाद किसी बंदे के ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया, गुरुग्राम जिले में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के वर्तमान में CM है। आगे देखते हैं। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के कौन से जिले में जारी किया गया है, तो यह एक केंद्र की योजना है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा लागू करने वाला पहला राज्य है, पहली बात तो ये। और पहला राज्य में पहला जिला कौन सा है, भिवानी जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले HSSC पेपर्स में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। हरियाणा में नशे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन किया। तो हम सभी को पता है कि हरियाणा में तेजी से जो नशा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न प्रयास चला रही है, विभिन्न प्रकार की मुहिम चला रही है। जैसे कि 2019 में हरियाणा सरकार ने नशा भगाओ बेटा बचाओ की मुहिम को तेजी से शुरू किया था। तो ये पेपर में आ जाएगी, कहाँ से शुरू की गई थी, तो हरियाणा के सिरसा जिले से की गई थी। कहाँ से की गई थी, हरियाणा के सिरसा जिले से। ठीक है, पेपर में आ जाए कि नशा भगाओ बेटा बचाओ, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वर्तमान में संजय दत्त। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हरियाणा वर्तमान में पिछले 2 या 3 महीने में हाल ही में जारी जो रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा को प्रथम स्थान किस किस में मिला है, तो ट्रैफिक बार कोडिंग प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हरियाणा। ये से याद रखिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन उपलब्धता, यानी कि आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसी योजना को शुरू करने वाला हरियाणा कौन सा बना है, पहला जिला बना है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और
लगभग हर एक देश में लॉकडाउन भी लगा है। तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि पहला राज्य कौन बना है पूरे देश में। हरियाणा बना है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। और ये घोषित किसके द्वारा किया गया? हमारे हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज जी। कौन है? अनिल विज जी। और अनिल विज वर्तमान में हरियाणा के क्या हैं? गृह मंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनेंगे हम लोग देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है, उसके बाद ये एक राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के कौन से ज़िले में मनाया गया? तो गुरुग्राम जिले में। तो 29 महिलाओं को, कुल 29 महिलाओं को और 10 महिला खिलाड़ियों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सम्मानित किया। किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी ने आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित किया। इसी के तहत पोषण पुरस्कार भी दिए गए। तो पोषण पुरस्कार में हरियाणा के 3 जिलों को चुना गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो पहले पर क्या रहा है? पंचकुला। अगर हम हमारे हरियाणा के मैप को देखें तो यहाँ पर लगभग पंचकुला होता है, ये चंडीगढ़ के बराबर में। तो सबसे ऊपर कौन है? पंचकुला। तो आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट पर कौन रहा? पंचकुला। दूसरे पर कौन रहा? सिरसा। और तीसरे पर पानीपत। आगे देखिए, इसके तहत 4 जिलों को लिंगानुपात सुधार के लिए सम्मानित किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 4 जिलों को सम्मानित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लिंगानुपात सुधार के लिए हरियाणा कितने जिलों को सम्मानित किया गया? तो 4 जिलों को। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? अम्बाड़ा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। सेकंड पर कौन रहा? पंचकुला। वहीं तीसरे नंबर पर रहा झज्जर और चौथे स्थान पर रहा पानीपत। कौन रहा? पानीपत। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक। क्या? टोक्यो ओलंपिक। तो कोरोना वायरस की महामारी के चलते ओलंपिक होने थे 2020 में, परंतु कोरोना वायरस के कारण अब आईओसी ने फैसला लिया, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने, कि अब इसे 2021 में करवाया जाएगा। तो इसके लिए क्वालिफायर्स चल रहे थे, जिसमें बॉक्सर्स की जो लिस्ट आई पिछले 3 महीने में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया बॉक्सर्स में, तो कौन कौन है? विकास कृष्णन, ये कहाँ से हैं? हिसार से। अमित पंघाड़ जी रोहतक से। पूजा रानी जी भिवानी से। मनीष कौशिक जी भिवानी से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, हरियाणा के बॉक्सर हवा सिंह पर बायोपिक लिखी जा रही है। किस पर लिखी जा रही है? हरियाणा के बॉक्सर हवा सिंह जी के ऊपर। तो इनका किरदार अभी वर्तमान में कौन करेंगे? सूरज पंचोली जी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और हवा सिंह हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? भिवानी के उमरावास गांव से। तो मैं बता देता हूँ कि 1962 से लेकर के 1966 तक इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे या जो भी एशियन गेम्स हुए थे, इन्होंने लगातार पदक जीते थे, जिसके बाद इन्हें बॉक्सर के प्रमुख खिलाड़ियों में भी माना जाता है। और इसीलिए वर्तमान में इनके ऊपर बायोपिक लिखी जा रही है, जिसका किरदार कौन निभाएंगे? सूरज पंचोली जी। आगे देखते हैं, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में लिंगानुपात का औसत कितना हो गया है? 923। बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है हमारे हरियाणा के लिए। तो हरियाणा में लिंगानुपात का औसत कितना हो गया है अब? 923। वहीं हरियाणा का पंचकुला जिला इसमें कौन है? सबसे आगे। कंफ्यूज मत होइएगा, सम्मानित में किया गया था उसमें प्रथम कौन आया था? अम्बाड़ा। लेकिन हरियाणा का पंचकुला जिला सबसे आगे है, किसमें? 963 लिंगानुपात के मामले में। वहीं हरियाणा का वर्तमान में औसत पूछे लिंगानुपात में तो कितना है? 923। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का मुंदड़ी गांव, कौन सा? मुंदड़ी गांव, ये कहाँ है? कैथल में। ठीक है, और इसे यहाँ पर लिंगानुपात के लिए
इस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1781 महिलाएं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। और आपको यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मुंदड़ी गांव से। तो यहाँ पर हरियाणा की एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है। आगे देखते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 3 सीटों को भरा गया है, जिसमें 2 बीजेपी की है और 1 राज्यसभा की। तो अभी वर्तमान में हमारे हरियाणा में राज्यसभा सीटें कुल कितनी है? 5, जिसमें से 2 तो भरी हुई हैं परंतु 3 खाली हैं, जिसमें से 1 ने इस्तीफा दे दिया था। तो किसने दे दिया था? आइए देखते हैं। इसमें अभी दुष्यंत कुमार गौतम जी, इनका कार्यकाल तो होगा 2022 तक। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। हिसार से जो सांसद हैं वर्तमान में, वो है बृजेंद्र सिंह। कौन है? बृजेंद्र सिंह। और इनके जो पिताजी हैं वो जींद से पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। उनका नाम है वीरेंद्र सिंह। कौन है? वीरेंद्र सिंह। तो इन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाई थी, जिसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म होना था 2022 में, परंतु इन्होंने इस्तीफा देने के कारण दुष्यंत कुमार गौतम जी को इनकी जगह नियुक्त किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर पेपर में आ जाए कि वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने राज्यसभा में अपनी सीट से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा में किसे चुना गया है उनकी जगह पर, तो क्या आएगा? दुष्यंत कुमार गौतम जी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रामचंद्र जांगड़ा जी के बारे में और दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में। तो रामचंद्र जांगड़ा जी कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं, और 2 सीट इसके अंदर बीजेपी की थी और 1 सीट किसकी थी? कांग्रेस की भरी गई। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि वर्तमान में विपक्ष के नेता भी हैं। आगे देखते हैं। तो मैंने लिख रखा है इसमें रामचंद्र जांगड़ा और दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। परंतु दुष्यंत कुमार गौतम 2022 तक ही राज्यसभा सांसद बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे है टोपरा कला गांव। ये कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। यहाँ देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया, जिसे हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो हमने पढ़ा था हरियाणा में कि टोपरा अभिलेख, क्या? टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख ये किसके काल में मिला? अगर पेपर में आ जाए तो ये था मौर्य काल में। किस में था? मौर्य काल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में दिए गए अवार्ड। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, इसमें 1.5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितने का पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि राशि अधिकतर बार पेपर में पूछता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे किसे दिया गया? अलका गर्ग जी को। और अलका गर्ग जी कहाँ से हैं? यमुनानगर के, हरियाणा के यमुनानगर से। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड इन्हें दिया गया। आगे देखते हैं। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। क्या? कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। इसे मनीषा जी को दिया गया, जो कि हरियाणा कौन से जिले से संबंधित हैं? फतेहाबाद से। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि राशि कितनी दी जाती है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में? तो 1 लाख रुपए। आगे देखते हैं। फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड, इसे डॉक्टर बलदेव कुमार जी को दिया गया, जो कि आयुष विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, यानी कि कुलपति हैं। ठीक है।
तो इसे किसे दिया गया? बलदेव कुमार जी को फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। आगे देखते हैं, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड 2020, इसे 10 वर्षीय कौटिल्य पंडित जो करनाल से संबंधित हैं उन्हें दिया गया। यह पुरस्कार पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी के द्वारा दिया गया। तो हम सभी को पता है कि अभी वर्तमान में कौटिल्य पंडित जी काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? करनाल से संबंधित हैं और कौटिल्य पंडित जी अपने ज्ञान के लिए काफ़ी चर्चित थे। वहीं इन्हें पुरस्कार दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी के द्वारा, और किरण बेदी जी हमारे भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर भी थी। आगे देखते हैं, गुरुग्राम के स्टार्टअप जूरी नामक ऐप के लिए ब्लू स्काई एनालिटिक्स को स्पेस ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे इस बार बिजली बोर्ड में पूछा गया था, तो इसे इम्पोर्टेंट करके मार्क कीजिएगा। तो स्टार्टअप का क्या नाम है ऐप का? तो जूरी। इसे शुरुआत किसने की? तो ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा, और इसे क्या दिया गया है? स्पेस ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो हरियाणा के ईशान को। किसको? ईशान को। और ईशान कहाँ से संबंधित है? यमुनानगर जिले से। ठीक है, आगे देखते हैं, 2022, एक बार शुरू करने से पहले बता देता हूँ, हमारे हरियाणा के एक पर्वतारोही हैं जिन्हें 2019 में बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम है शिवांगी पाठक, जो कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। ठीक है, और ये कौन से जिले से संबंधित है? अगर पेपर में आए तो हिसार। ठीक है, आगे देखते हैं, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग व आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी कौन करेगा? तो चंडीगढ़ करेगा। कौन करेगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो चंडीगढ़ क्या है? ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि चंडीगढ़ को स्मोक फ्री कब घोषित किया गया था? तो 2007 में। ठीक है, और यहाँ की एक प्रचलित सुखना झील, कौन? सुखना झील। और सुखना झील यानी कि जिसे हम कहते हैं सुखना लेक, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1948 में। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां अंतर्राष्ट्रीय महिला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं, हरियाणा का झज्जर जिला यह ऐसा चौथा जिला बना है जहां एक ही जिले में 2 परिषद हैं। क्या है? एक ही जिले में 2 परिषद। तो हाल ही में झज्जर को क्या घोषित किया गया है? नगर पालिका, और बहादुरगढ़ को नगर निगम। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो झज्जर यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हरियाणा में नियुक्ति जो पिछले 3 अभी माह में हुई है नियुक्ति, वो हम सभी कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी। कहाँ से हैं? तो करनाल से विधायक। ठीक है, उसके बाद इनके ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो कौन है? सतीश कुमार जी। आगे देखते हैं, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक, तो ये कौन है अभी वर्तमान में जिसे बनाया गया है? तो वो है सुनील वशिष्ठ जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में स्पेशल पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉकी मित्तल जी को। किसे? रॉकी मित्तल जी को। आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले काफ़ी समय में विभिन्न नगर एवं कस्बों के नाम बदलिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, तो हिसार में जो किन्नर गांव हुआ करता था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? गैबी नगर कर दिया है। वहीं अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर। अमीन गांव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाभारत से संबंधित है।
जो कि कहाँ हुई थी, कुरुक्षेत्र में। तो अमीन गांव कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जिसका नाम अब क्या रख दिया गया है, अभिमन्युपुर। आगे बात करते हैं, रोहतक के गढ़ी सापड़ा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, चौधरी छोटूराम नगर। तो गढ़ी सापला में हम सभी को पता है कि चौधरी छोटूराम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो चौधरी छोटूराम जी के बारे में हम बात करते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, रिचपाल था। क्या था, रिचपाल। ठीक है, इनके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आगे देखते हैं, फतेहाबाद में गंदा गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, अजीत नगर। क्या कर दिया गया है, अजीत नगर। आगे देखते हैं, यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नाम बदले गए हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मैंने एक साथ ही एक नोट्स बना दिए थे ताकि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो सके। तो आइए आगे चलते हैं। आगे है, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक हरियाणा के कौन से ज़िले में बनाया गया है। तो हरियाणा के रोहतक ज़िले में क्या बनाया गया है, देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक। आगे चलते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो दीन बंधु छोटूराम ग्राम उद्योग योजना के तहत हरियाणा के 750 गांवों में नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, दीन बंधु छोटूराम ग्राम उद्योग योजना की। तो 2017-2018 में हरियाणा बजट से शुरू किया गया था। और 2017-18 का बजट किसने पेश किया था, उस समय के वित्त मंत्री, बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। तो कैप्टन अभिमन्यु जी कौन सी सीट से थे, नारनौंद। परंतु ये इस बार हार गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पूनम चौहान, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़िले से हैं, पलवल। तो पलवल ज़िले के औरंगाबाद गांव से। अब कंफ्यूज मत होना, नौरंगाबाद और औरंगाबाद से। किससे, नौरंगाबाद। तो नौरंगाबाद की हम लोग बात करते हैं। तो नौरंगाबाद से योध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग बात करें कुरावड़ा। यह रेवाड़ी का गांव है जिसे हरियाणा का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया है। ठीक है, और इसे घोषित किसने किया है, तो वर्तमान में केंद्र में मंत्री कौन है, रविशंकर जहा, जो कि कानून मंत्री हैं बीजेपी के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करनाल जिले का सिरसी गांव। क्या, करनाल जिले का सिरसी गांव, जिसे पहला लाल डोरा मुक्त गांव घोषित किया गया है। मैं आपको लाल डोरा मुक्त गांव का मतलब समझा देता हूं कि हकीकत में लाल डोरा मुक्त गांव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई गांव है और प्रत्येक यहाँ पर घर है, खेत है। ठीक है, और जितने भी नगर कस्बे हैं उन सभी को नाप दिया जाता है, यानी एक प्रॉपर सेंटीमीटर में उसको नाप दिया जाता है। यानी अब उसे कोई भी इस पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लाल डोरा मुक्त गांव का मतलब। आगे चलते हैं, तो ये याद रखिएगा, सिरसी गांव जो करनाल में स्थित है। आगे देखते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि 2,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 2,250 रुपये। कितनी कर दी है, 2,250 रुपये। आगे देखिएगा, यानी कि 250 रुपये का इंक्रीज किया है। तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए अब्दुल जब्बार, यह 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में पीड़ितों की मदद के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये मैंने हरियाणा से रिलेटेड तो नहीं है, परंतु मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी से एक क्वेश्चन उठाना था, क्योंकि पेपर में काफ़ी बार आता है कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक घोषित किया है। तो 491, यानी कि 491 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या कर दिया है, हाईटेक घोषित किया गया है। 12 जनवरी 2020 को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हरियाणा में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, तो हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। कहाँ हुआ, रेवाड़ी में। ठीक है, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हरी झंडी दिखाई।
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। 1893 में इन्होंने शिकागो में हुई वर्ल्ड रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। वर्ल्ड रीजनल कॉन्फ्रेंस, ये काफ़ी बार पेपर में आता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, काफ़ी बार आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखिएगा कि वर्ल्ड रीजनल कॉन्फ्रेंस में 1893 में इन्होंने भाग लिया। आगे देखते हैं। हाल ही में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कौन है, जादव पायेंग। कौन है? जादव पायेंग। इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस बार हरियाणा में जब बिजली बोर्ड पेपर हुए थे, उसके अंदर फॉरेस्ट मैन ऑफ हरियाणा पूछा गया था, जो शायद कोई कैपलरी थे, जो कैपलर थे, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ से जादव पायेंग है, जिन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में पानीपत जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता दर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि स्वच्छता भारत मिशन में पानीपत जिले को उत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला। आगे देखते हैं। और इसे किसके द्वारा दिया गया? तो आमिर खान के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं। आगे है कॉन्फिडेंस पुलिस एक्सपो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल जी ने इसका उद्घाटन किया। किसका? कॉन्फिडेंस पुलिस एक्सपो। ठीक है, आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट, मैं आपको थोड़ा पोक्सो कोर्ट के बारे में बता देता हूँ। क्या है पोक्सो कोर्ट? तो जो पोक्सो कोर्ट है, इसकी शुरुआत 2002 में बिल पास करके हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो नाबालिगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उनके साथ रेप होता है, तो उनको काफ़ी लंबे समय तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि 16 पोक्सो कोर्ट हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत जितने भी अत्याचार हो रहे हैं नाबालिगों पर, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है। आगे देखते हैं। हाल ही में नाडा के द्वारा हरियाणा के, इसे भाला कर लेना, भाला फेंक, भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? अमित दहिया जी। उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, 4 साल का प्रतिबंध। हम बात करें नाडा की, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो हमारे हरियाणा की दीपा मलिक, जो कि सोनीपत जिले से संबंधित है, तो भारत की ऐसी ये प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिसने पैरालंपिक खेलों में पदक हासिल किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी हरियाणवी जब कोई भी चेयरमैन बनती है तो ये काफ़ी गर्व की बात होती है हमारे भारत देश के लिए। आगे देखते हैं। तो इन्होंने रियो ओलंपिक 2018, जो कि विंटर ओलंपिक्स हुए थे, विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? रियो ओलंपिक। कहाँ पर? प्योंगचैंग में। कहाँ पर? प्योंगचैंग 2018 में, जो कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। और हमने पूरे 3 महीने करंट अफेयर्स इसके अंदर कंप्लीट किए हैं, जो कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब करंट अफेयर होता है तो उसको एक शेड्यूल्ड वे में भी अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर सारी चीज़ें याद नहीं होती। हम लोग मेमोराइज़ करने के लिए एक ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है आप सभी के लिए, जिससे आप इसका पूरा लाभ ले सकें। और जल्द ही हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे और क्रैश कोर्स भी, जो कि HSSC से संबंधित होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई सजेशन देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।